नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर इसके ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत हम इसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, जहां हमने पिछले वीडियो में बात की है तर्क के बारे में, जहां हमने तर्क के अर्थ, उसके तर्क की परिभाषाओं के बारे में, तर्क के विकास या उसके महत्व के बारे में। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे तर्क के प्रकार और उसके विकास के बारे में। तर्क के कौन कौन से प्रकार हैं और एक शिक्षक किस प्रकार अपने शिक्षार्थियों में तर्क करने के गुणों का या तर्क के विभिन्न प्रकारों का विकास कर सकता है, या तर्क करने की क्षमता का विकास एक शिक्षक कैसे अपने विद्यार्थियों में कर सकता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं तर्क के प्रकार की या टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। तर्क का सबसे पहला प्रकार है निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव आर्गुमेंट। इसमें बहुत सी बार हम देखते हैं कि बहुत से कार्य हम ऐसे करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम ऐसी जिनके बारे में चर्चा करते हैं जो पहले से दूसरे व्यक्तियों के अनुभवों पे आधारित होती है। जैसे हम बात करते हैं कि अमुक वस्तु में विष होता है या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कड़वी है तो हम उसको नहीं खा सकते हैं या उसको नहीं खाना चाहिए। जब हम किसी समस्या का हल या किसी समस्या का हल किसी सिद्धांत के आधार पे करते हैं, जो पूर्व के द्वारा जो नियम निर्धारित होते हैं या पूर्व के द्वारा जो निर्धारित नियम हैं उनके आधार पे हम किसी समस्या का हल करते हैं, तो ये निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत आता है। अब जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो तर्क का ऐसा प्रकार है जिसमें किसी सिद्धांत या नियम को हम किसी विशिष्ट परिस्थितियों में लागू करके उसकी सत्यता, उसके आधार पे या उसकी सहायता से हम किसी विषय की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि जैसे चेरापूंजी है, इसके बारे में हम जानते हैं कि चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इस तथ्य को इसको इस सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हम जब भारत की या विश्व के अन्य स्थानों की वार्षिक वर्षा के औसत के बारे में हम जानते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं, तो हम ये वास्तविक तौर पे पाते हैं कि हाँ, चेरापूंजी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत हम पहले से निर्धारित नियमों का इसके आधार पे हम किसी समस्या के हल तक पहुँचते हैं। अगर मैं शिक्षण सूत्र की बात करूँ तो तर्क के इस प्रकार के अंतर्गत छात्र अज्ञात से ज्ञात नामक शिक्षण सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तर्क का अगला प्रकार है आगमनात्मक तर्क या इंडक्टिव आर्गुमेंट। तर्क के इस प्रकार के अंतर्गत जब कोई छात्र विशिष्ट से सामान्य इसकी ओर इस शिक्षण सूत्र की ओर इस तर्क के इस प्रकार के अंतर्गत विद्यार्थी बढ़ते हैं, जहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर छात्र अग्रसर होता है। अब जो तर्क का यह प्रकार है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा किसी साधारण नियम पर पहुंचा जाता है, या विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण होते हैं जिनकी हम सहायता से किसी एक साधारण नियम पर पहुंचते हैं, तो ये आगमनात्मक तर्क है। अब इस तर्क के इस प्रकार के अंतर्गत हम किसी नए सिद्धांत की खोज करते हैं, जो विभिन्न हमारे सामने जो अनुभव हैं या जो उदाहरण हैं या इनके आधार पे हम परिणाम निकालते हैं, हम खोज करते हैं और एक नए सिद्धांत को हम निर्मित करते हैं। आगमनात्मक जो तर्क है वो निगमनात्मक तर्क का बिल्कुल उल्टा है। अब इसके अंतर्गत अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो उदाहरण के तौर पे जब हम बात करते हैं कि अफ्रीका के रेगिस्तान में जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ बहुत कम वर्षा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, या हमारे राजस्थान में भी थार के मरुस्थल की अगर बात की जाए तो वहाँ भी हमें पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश बहुत कम होती है। अगर इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के या कालाहारी मरुस्थल जो है इनकी बात करें हम, तो हम जानते हैं कि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये स्थान प्राय शुष्क होते हैं। तो इन उदाहरणों के आधार पे इन सभी जो हमारे समक्ष ये उदाहरण हैं, इनके आधार पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं या हम ये कहने में सक्षम होते हैं कि विश्व के जितने भी रेगिस्तान हैं वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पे तापमान बहुत ऊंचा रहता है, तो ये सभी स्थान प्राय शुष्क हैं।
तो ये स्थितियाँ आगमनात्मक तर्क में होती हैं, जहाँ हम कोई विशिष्ट नियम या कोई जो विशिष्ट सिद्धांत को कहने में या इसका निर्माण करने में हमारा जो समस्या का हल है उसमें हम किसी विशिष्ट सिद्धांत की या नियम की बात करते हैं। तर्क का अगला प्रकार है आलोचनात्मक तर्क या क्रिटिसिज्म आर्ग्यूमेंट। अब तर्क के इस प्रकार के अंतर्गत जब विद्यार्थी या जब कोई व्यक्ति किसी विषय के संबंध में अपनी बात को उसके गुण, उसके दोषों के आधार पे, उसकी सभी प्रकार के, उसके जितने भी प्रकार हो सकते हैं, एक विषय वस्तु की जितनी भी स्थितियां हो सकती है, उसके आधार पे जब हम तर्क करते हैं तो ये तर्क का आलोचनात्मक प्रकार होता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें या हम किसी अन्य स्थिति की बात करें जहां हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के कौन से कारण हैं, किन कारणों के कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं जो इसको बढ़ाने में सहायता करी है, या कौन से ऐसे प्रकार हैं कौन से ऐसी स्थितियाँ हो सकती है, कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे हम भ्रष्टाचार की समस्या को हल कर सकते हैं। तो जब हम किसी विषय पे इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम तर्क करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो ये होता है तर्क का आलोचनात्मक प्रकार। इस प्रकार के अंतर्गत छात्र विषय के गुण दोषों के आधार पे या इनका विवेचन करके उसको स्वीकार करते हैं। तर्क का अगला प्रकार है सादृश्यवादी तर्क या सिमिलर आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि जहाँ हम किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति के जो एक परिस्थिति में जो उसका व्यवहार होता है उसी के आधार पे जब हम व्यवहार करते हैं, या साधारण शब्दों में मैं कहूँ कि समान परिस्थितियों में जब हम अनुकरण के आधार पे जब हम व्यवहार करते हैं तो वो सिमिलर आर्ग्यूमेंट के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं तो जैसे हमें पता है कि धातु में ऊष्मा का संचार होता है, धातु में ऊष्मा संचारित होती है, तो इसी प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम तर्क के आधार पे ये कह सकते हैं कि जो अन्य प्रकार की धातुएं हैं जैसे तांबा, लोहा, पीतल आदि, इनमें भी ऊष्मा का संचार या ऊष्मा संचालित होती है। तो तर्क के इस प्रकार के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के आधार पे हम अपनी अनुक्रिया करते हैं। तर्क का अगला प्रकार है अनौपचारिक तर्क, नॉन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अब तर्क का ये प्रकार हमारे दैनिक जीवन में जब हम बातचीत करते हैं, जब हम घर पे, कक्षा में, किसी भी स्थान पे जब हम बात करते हैं, जिन बातों को हम बोलते हैं कुछ भी, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो तर्क का ये नॉन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ये प्रकार है जहाँ पे हम किसी भी विषय पे अनावश्यक, जो महत्वपूर्ण नहीं है, हम ऐसी बातें करते हैं, तो वो तर्क का नॉन फॉर्मल या अनौपचारिक प्रकार है जहाँ हम किसी विषय के ऊपर जो बात करते हैं वो आवश्यक नहीं है हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे, आवश्यक नहीं है हम समस्या के हल पर पहुँचे, आवश्यक नहीं है वो महत्वपूर्ण हो। तो जब हम किसी भी विषय पर कहीं भी कोई भी बात करते हैं तो ये तर्क का अनौपचारिक प्रकार है जहाँ आवश्यक नहीं होता है कि किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाए या ये महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ आवश्यक नहीं है। तर्क के इस प्रकार के अंतर्गत हम अपने दैनिक जीवन के वार्तालाप को सम्मिलित कर सकते हैं। तर्क का अगला प्रकार है औपचारिक तर्क या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की। तो जहाँ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जहाँ औपचारिक तर्क हो रहा है, ये तर्क किसी निश्चित उद्देश्य की ओर होता है। यहाँ पे जब किसी विषय पर, किसी स्थिति पे या किसी समस्या पे जब बात की जाती है तो वो निश्चित उद्देश्य को लेकर के होती है। वो बातें या वो जो विचार है, जो तर्क है, वो वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। इसके आधार पे हम किसी समस्या के हल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो औपचारिक तर्क के अंतर्गत जो वाक्य या जो विचार होते हैं वो दार्शनिक विचार प्रक्रिया के अंग होते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि जैसे हम योग के महत्व की बात कर रहे हैं, योग के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन सी योग की प्रक्रियाएं हैं, किस किस प्रकार के योग हैं। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं, जब हम वर्तमान समय में योग के महत्व की बात कर रहे हैं, तो ये सब फॉर्मल तर्क या माफ़ कीजिएगा, फॉर्मल आर्गूमेंट या औपचारिक तर्क के अंतर्गत आता है। तो जहाँ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ हम किन्हीं महत्वपूर्ण या गंभीर विषयों पर बात कर रहे हैं, तो ये औपचारिक तर्क के प्रकार के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करेंगे तर्क के विकास की।
एक अध्यापक के द्वारा किन किन स्थितियों में किन किन माध्यमों के द्वारा अपने छात्रों में तर्क करने के गुणों का विकास किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, पहला बिंदु है, विद्यार्थियों में तर्क के माध्यम से दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के गुणों का एक शिक्षक विकास कर सकते हैं। कक्षागत स्थितियाँ एक अध्यापक को ऐसी रखनी चाहिए जहाँ पे जो उसके शिक्षार्थी हैं वो अधिकाधिक तर्क कर सकें। ऐसी समस्याएं विद्यार्थियों को देनी चाहिए जिनमें विद्यार्थी अपने विचारों को अधिकाधिक प्रकट कर सकें, उनमें बातचीत, वो आपस में बातचीत करें, आपके साथ विचार विमर्श करें। तो जब ऐसी स्थितियां होगी तो विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों में अपनी बात रखने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का विश्वास बढ़ेगा, उनमें दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के गुणों का विकास हो सकेगा, जहां शिक्षार्थी अपनी बात रखने में सक्षम हो पाएंगे, किसी विषय पे वो बोल सकेंगे। अगला बिंदु है तार्किक चिंतन। जब एक अध्यापक के द्वारा अपने विद्यार्थियों को कक्षा में ऐसी स्थितियां दी जाती है कि वो किसी विषय पे बात करना चाहते हैं, बात हो रही है, हम बच्चों को बोल रहे हैं कि कल हम किसी विषय पे हम बात करेंगे या इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, तर्क करेंगे, तो जब विद्यार्थियों को ऐसे अवसर दिए जाते हैं तो वो चिंतन करते हैं, वो सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि इस टॉपिक पे मुझे कौन कौन सी बात रखनी है, अपना मत मुझे कैसे रखना है, मैं अपना पक्ष कैसे रखूँगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें आतंकवाद की या कोरोना पे अगर बच्चों को बात करनी है, या शिक्षा का कैसा स्वरूप है, कौन सी इसकी समस्याएं हैं, कैसे हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं कक्षागत परिस्थितियों में, तो ऐसा कोई भी विषय हो सकता है जिसमें हम बच्चों को बात करने के लिए, तर्क करने का हम उनको अवसर दें। तो अगर ऐसी स्थितियाँ बच्चों के समक्ष, विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होती है तो वो चिंतन करते हैं, तो वो सोचने लगते हैं, उनका मस्तिष्क क्रियाशील होता है अपने विचारों को जानने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो तार्किक चिंतन की प्रक्रिया एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष जो तर्क का या जो चिंतन के जो गुण हैं उनका विकास किया जा सकता है विभिन्न विषयों पर तर्क के माध्यम से। अगला बिंदु है स्वाभाविकता का विकास। जब विद्यार्थियों में कक्षागत विचार विमर्श के द्वारा आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, जब बच्चे किसी विषय पे चिंतन करने में सक्षम हो पाते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि उनमें किसी बात पे, किसी विषय पे अपने विचार रखने की सहजता आ जाती है। जो विद्यार्थी है वो स्वाभाविक तौर पे अपनी बात रख सकते हैं। ऐसी स्थितियां हैं जहां एक विद्यार्थी अपनी बात रख रहा है, अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहां शिक्षक को भी आवश्यक है कि वे अपने बच्चों के, जो उसके विद्यार्थी हैं, उनके अनुभवों में वृद्धि करें। स्वाभाविक उनकी प्रशंसा की भी आवश्यकता यहाँ होती है, बच्चों को आपसी बातचीत के लिए प्रेरणा दें। तो ऐसी स्थितियाँ जब एक कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी, तो किसी भी विषय पर बात करने की स्वाभाविकता का विकास विद्यार्थियों में होगा। अगला बिंदु है ध्यान, एकाग्रता और अन्वेषण की प्रवृत्तियों का विकास। जब किसी विषय पे विद्यार्थियों को विचार विमर्श करने का, आपस में बातचीत करने का जब अवसर मिलता है, तो उनके अनुभवों में वृद्धि होती है, वे ध्यान करते हैं, किसी विषय के बारे में एकाग्र होकर सोचने लगते हैं कि कौन कौन सी बातें इसके पक्ष में, विपक्ष में, अगर उनको आलोचनात्मक तर्क के प्रकार के अंतर्गत बात करनी है, या अन्वेषण जहां हम आगमनात्मक तर्क के प्रकार के बारे में बात करते हैं, जहां हम किसी नवीन नियम की खोज करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के तर्कों के अंतर्गत जहां कक्षा में ऐसी स्थितियां अध्यापक के द्वारा अपने बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी, शिक्षार्थियों को, तो उनमें ध्यान, एकाग्रता और अन्वेषण करने की प्रवृत्तियों का विकास भी होगा। अगला बिंदु है क्रमागत ज्ञान। अब जब किसी विषय पे हम बात करते हैं, कक्षागत किसी विषय पे चर्चा चल रही है, विभिन्न प्रकार के तर्क हो रहे हैं, चाहे वे आगमनात्मक हो, निगमनात्मक हो, आलोचनात्मक हो, किसी भी प्रकार के तर्क के अंतर्गत किसी विषय पे बात करने के लिए हमें उस विषय के संबंध में ज्ञान होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। और अगर किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश किसी विषय के संबंध में जानकारी नहीं भी है, तो विभिन्न जो दूसरे विद्यार्थी हैं या जो शिक्षक है उनकी बातों से, उनके तर्कों के आधार पे उक्त विषय के बारे में विद्यार्थियों की उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। तो तर्क के माध्यम से किसी भी विषय के संबंध में हमें ज्ञान जो होता है प्राप्त होता है। अब जो तर्क है वो क्रमों के आधार पे, विभिन्न चरणों के आधार पर ही होता है, इसका स्वरूप ऐसा ही होता है, जहाँ हम किसी विषय को
उसको विभिन्न चरणों में हम जानते हैं। तो तर्क के माध्यम से विद्यार्थियों में किसी विषय के संबंध में क्रमागत उसके सहज रूप में उसके विभिन्न चरणों में उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। अगला बिंदु है सूझ के सिद्धांत का प्रयोग। जहाँ हम बात करते हैं, तर्क करते हैं किसी विषय के संबंध में, तो कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि जब हमारे माइंड में क्लास में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, क्लिक हो जाती है कोई बात, जिसको हम सूझ का कोहलर महोदय का सिद्धांत हम बोल रहे हैं, जहाँ पे किसी विषय के संबंध में हमें अकस्मात अचानक रूप से हमारे दिमाग में समस्या का हल उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थितियाँ भी कई बार तर्क के अंतर्गत उपस्थित आती हैं, जहाँ पे सूझ के सिद्धांत का भी विकास या सूझ के सिद्धांत का भी प्रयोग कक्षा के शिक्षार्थियों के द्वारा किया जाता है। अगला बिंदु है करके सीखने का, अनुभवों के द्वारा सीखने का सिद्धांत। जब विभिन्न तर्क के माध्यम से विद्यार्थी, जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जहाँ मैं बात करूँ आगमनात्मक तर्क है या निगमनात्मक तर्क, जहाँ अनुभवों के द्वारा हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं अपना, और करके सीखने जब हम आगमनात्मक तर्क में किसी नए सिद्धांत का निर्माण करते हैं, तो तर्क की जो प्रकार चल रहे हैं या जहाँ हमने सादृश्य तर्क की सिमिलर आर्गुमेंट की बात की है, जहाँ हम कि दूसरे व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, उनके अनुकरण के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जहाँ करके सीखने के द्वारा, अनुभवों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त या तर्क करने की क्षमता का विकास विद्यार्थियों में होता है। समायोजन की क्षमता अगला बिंदु। जहाँ हम तर्क एक कक्षागत हो रहा है, जहाँ आलोचनात्मक तर्क हो रहा है, वहाँ हम विचार प्रस्तुत करते हैं अपने, और हमें ऐसी क्षमता उत्पन्न होती है कि हम दूसरे व्यक्तियों के भी विचार सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं समायोजन की क्षमता भी विद्यार्थियों में विकसित होती है। वर्तमान समय में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गई है, और एक शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में ऐसी समस्याएं देनी चाहिए शिक्षार्थियों को बात करने के लिए, तर्क करने के लिए, जो कि वर्तमान समय से संबंधित हो, छात्रों के समायोजन से संबंधित हो। तो समायोजन की क्षमता का विकास भी एक शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थियों में किया जा सकता है तर्क के माध्यम से। नेक्स्ट है नवीन जानकारियों का संग्रह। जब हम विभिन्न विषयों में बात करते हैं, कक्षा में तर्क हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, तो हमारे अनुभवों में वृद्धि होना आवश्यक है, और ये नवीन जानकारियों का विद्यार्थियों के पास संग्रह होते जाता है जब विभिन्न विषयों पे कक्षा में निरंतर बातचीत हो रही हो। अंतिम बिंदु संवेगात्मक नियंत्रण का सिद्धांत। अब संवेगों का नियंत्रण ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है एक छात्र के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जहाँ वो अपने संवेगों पे नियंत्रण करना सीखते हैं। जहाँ वार्तालाप विभिन्न विषयों पे हो रहा है, जहाँ चर्चा चल रही है, तर्क हो रहे हैं, जहाँ हम आलोचनात्मक तर्क की बात करते हैं, जहाँ विद्यार्थी दूसरे व्यक्तियों की भी बात सुनते हैं, किसी विषय पे उसके पक्ष विपक्ष के बारे में बात सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक छात्र हैं उसका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होता है, विभिन्न विषयों के बारे में वो अधिकाधिक बातें सीखते हैं। तो संवेगात्मक नियंत्रण वो वहाँ की क्षमता का विकास होता है विद्यार्थियों में, जहाँ वो दूसरे की बात को सुनने का जो गुण है उसका विकास होता है। अपनी बात किस प्रकार दृढ़ता के साथ रख सकते हैं, इस गुण का विकास होता है। कैसे वो अपने संवेगों पे, अगर उत्सुकता भी है उन्हें अपनी बात पे या किसी विषय पे उनका दृढ़ विश्वास है, तो किस प्रकार वो, अब उत्तेजना और दृढ़ता में फ़र्क है। जहाँ विद्यार्थी अपनी बात को दृढ़ता से रखेंगे वहाँ उनका पक्ष मजबूत होगा, और उत्तेजना एक अलग सिद्धांत चला जाता है। तो यहाँ विभिन्न तर्क के माध्यम से विचार विमर्श कक्षा में जब किए जाते हैं, तो विद्यार्थियों में अपने संवेगों पे नियंत्रण करने का भी गुण विकसित होता है, जहाँ वो दूसरों की बातों को सुनने का, समझने का, अपनी बात को सहनशीलता के साथ या दृढ़ता के साथ रखने का, और विभिन्न विषयों पे जब उनके अनुभव होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दृष्टिकोण का भी विकास होता है। तो उनमें संवेगात्मक नियंत्रण के गुणों का भी विकास एक शिक्षक के द्वारा कक्षा के अंतर्गत किया जा सकता है। तो आज हमारे तर्क के प्रकार और इसके विकास किए जाने के जो सिद्धांत है या इसका किस प्रकार विकास किया जा सकता है, यहीं तक थी हमारी चर्चा। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे विश्वास की। तो मैं आशा करती हूँ मेरा वीडियो आप सबके लिए लाभकारी रहा होगा। तब आगे आने वाली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।